अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि 19 दिसंबर के आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में आखिर पूछा क्या गया था और आने वाले एग्जाम्स के लिए इसका मतलब क्या है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए एक एक करके इन सवालों को खोलते हैं और समझते हैं कि पेपर सेट करने वालों का दिमाग असल में चल क्या रहा था। देखिए, हम यहाँ सिर्फ सवालों के जवाब रटने नहीं वाले हैं। हम पैटर्न को डिकोड करेंगे, ये समझेंगे कि सवाल क्यों पूछे गए और अपनी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए कुछ पक्की रणनीतियाँ निकालेंगे। तो क्या आप इस एनालिसिस के लिए तैयार हैं? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जैसा कि हम देखेंगे, ये सेक्शन सिर्फ रट्टा मारने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि हमारे आसपास देश और दुनिया में क्या हो रहा है और वो जरूरी क्यों है। पहला सवाल, और ये सीधा ग्लोबल स्टेज से आया है। देखिए, ये जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती है ना, ये इन परीक्षाओं का एक पसंदीदा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इनसे पता चलता है कि उम्मीदवार भारत की वैश्विक स्थिति को लेकर कितने जागरूक हैं। तो क्या पता है इसका जवाब? और सही जवाब है 102वां। अब ये नंबर हमें क्या बताता है? ये बताता है कि परीक्षक ये जानना चाहते हैं कि क्या उम्मीदवारों को भारत के ग्लोबल स्टैंडिंग और उसकी चुनौतियों के बारे में पता है या नहीं। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सीधा छलांग लगाते हैं खेल के मैदान पर। अगला सवाल स्पोर्ट्स लवर्स के लिए है। 2025 का विमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप किसने जीता? ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो सीधे सीधे राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, ये खिताब भारत ने जीता था। ये सवाल इस बात को और पक्का करता है कि नेशनल प्राइड और बड़ी खेल उपलब्धियां कितनी जरूरी हैं। अगर आप खबरों पर नजर रखते हैं तो ये सवाल आपके लिए बोनस मार्क्स की तरह हैं। और अब वापस जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में। ये सवाल तो सीधा हाल की हेडलाइन से उठाया गया है। नेटो का 32वां सदस्य कौन बना? ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। सही जवाब है स्वीडन। देखिए, ये घटना सिर्फ एक जनरल नॉलेज का फैक्ट नहीं है, ये यूरोप में बदलते सिक्योरिटी सिनेरियो को दिखाता है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आरआरबी चाहता है कि आप अपडेटेड रहें। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन तो हो गया, अब बारी है साइंस की और शुरुआत करेंगे फिजिक्स से। यहाँ एक बात साफ दिखी कि परीक्षा में मुश्किल सवालों के बजाय फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कि बुनियादी सिद्धांतों पर ज्यादा जोर था। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा स्कूल की फिजिक्स क्लास की याद दिलाता है ना? लगता तो बड़ा आसान है, लेकिन ये फिजिक्स के सबसे जरूरी नियमों में से एक की आपकी समझ को परखता है। जवाब पर आने से पहले आइए उस प्रिंसिपल को याद करें जिस पर ये आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम, यानी हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। बस यही यूनिवर्सल रूल इस सवाल की चाबी है। तो न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से जवाब सीधा सा है 40 न्यूटन। बल एकदम बराबर है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। कितना सुंदर और सरल सिद्धांत है ये, है ना? ठीक है, तो फोर्सेस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोशन की। अगला सवाल आपके ग्राफ की समझ को टेस्ट करता है। ये रटने वाला सवाल नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझने वाला सवाल है। और इसका जवाब है एक शब्द में त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। जो ढलान है वो हमें बताता है कि वेलोसिटी समय के साथ कितनी तेजी से बदल रही है, और यही तो एक्सेलरेशन की परिभाषा है। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो फिजिक्स में हमने फोर्सेस और मोशन को देखा, अब चलते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरफ, यानी पदार्थ और जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की ओर। आइए देखते हैं यहाँ से क्या सवाल आए। ये अगला सवाल पीरियोडिक टेबल के बारे में आपके ज्ञान को परखता है। आर्गन और पोटेशियम, इनके बीच क्या रिश्ता है? जरा इनकी परमाणु और द्रव्यमान संख्या को ध्यान से देखिए, सुराग वहीं छिपा है। इसको समझने के लिए जरा इस टेबल पर नजर डालिए। हम देख रहे हैं कि आर्गन और पोटेशियम दोनों का मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या 40 है, सेम है, लेकिन उनकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 18 और 19। और जब ऐसा होता है तो उसके लिए खास शब्द है समभारिक। तो इसका जवाब क्या हुआ? वे समभारिक यानी आइसोबार्स हैं। ये एक बहुत जरूरी परिभाषा है क्योंकि ये परमाणु की बनावट को समझने के लिए फंडामेंटल है। केमिस्ट्री से होते हुए अब आते हैं बायोलॉजी पे और सीधा चलते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये सवाल हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में है, जो हमारे शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो बताइए, एक न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा क्या होता है? जवाब है एक्सॉन। इसको ना एक
लंबे तार जैसा समझिए, जो सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे तक पहुंचाता है। ये हमारे शरीर के अंदर एक सुपर फास्ट इंफॉर्मेशन हाईवे की तरह काम करता है। तो इन सारे सवालों को देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं? क्या पैटर्न निकल कर आ रहा है? चलिए इस सारी जानकारी को कुछ की टेकअवेज में समेटते हैं जो आपकी तैयारी में सीधी मदद करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सफलता की कुंजी कुछ खास चीजों पर फोकस करने में है। हाल की ग्लोबल इवेंट्स, स्पोर्ट्स में भारत की जीत, न्यूटन्स लॉज जैसे फंडामेंटल साइंस के सिद्धांत और आइसोबार्स और न्यूरॉन्स जैसी की डेफिनेशंस। बात सिर्फ रटने की नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने की है। ये बात इस पूरे एनालिसिस का सार है। आज की परीक्षा को समझकर ही आप कल की परीक्षा के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इसीलिए हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। इन सभी जानकारियों के बाद आप अपनी तैयारी की रणनीति में क्या बदलाव करेंगे? आज के एनालिसिस से सीखी हुई वो एक कौन सी चीज है जिसे आप तुरंत लागू करने वाले हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली सुधार यहीं से शुरू। तो आज हमारे पास 19 दिसंबर 2025 को हुई आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के सभी शिफ्ट्स के प्रश्नों का एक बहुत ही दिलचस्प संकलन है। और ये सिर्फ सवाल जवाब की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये अपने आप में 2025 के भारत की एक तस्वीर पेश करती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इस तस्वीर को डिकोड करना और ये समझना कि एक सरकारी नौकरी के उम्मीदवार से क्या उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ ये देखने के बारे में नहीं है कि क्या पूछा गया, बल्कि समझना भी जरूरी है कि क्यों पूछा गया। हर सवाल के पीछे एक सोच होती है। सही कहा। आज हम उसी सोच की गहराई में उतरेंगे और मतलब इन बिखरे हुए सवालों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं भारत की जमीनी हकीकत से जुड़े कुछ आंकड़ों से। जी। पहला ही सवाल था वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 102वां स्थान। हाँ। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल कहता है। और ये सवाल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि परीक्षक चाहते हैं कि उम्मीदवार देश की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से वाकिफ हों। अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट थी ये। 123 देशों में भारत का 102वां स्थान और स्कोर था 25.8, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। अच्छा। और यही वजह है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसी योजनाएं सरकार के लिए इतनी अहम क्यों हैं। इसीलिए तो परीक्षाओं में इनसे जुड़े सवाल भी आते हैं। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल था देश के भीतर गरीबी के आंकड़ों पर। वो नीति आयोग की रिपोर्ट से था। हाँ? उसमें कहा गया कि भारत में जो अत्यधिक गरीबी दर है वो 5% से भी कम हो गई है। जी। तो एक तरफ भुखमरी की गंभीर चुनौती और दूसरी तरफ घटती गरीबी, इन दोनों आंकड़ों को एक साथ कैसे देखें? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर आधारित है। अच्छा। वो ये दिखाती है कि लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है और वे अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। 2011-12 में ये 27.1% थी। तो ये एक शानदार उपलब्धि है। बिल्कुल है। लेकिन हंगर इंडेक्स सिर्फ कैलोरी की कमी नहीं मापता, वो कुपोषण, बच्चों की स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसे कई और मानक भी देखता है। ओह, तो ये फर्क है। जी। तो ये संभव है कि लोग अत्यधिक गरीबी से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन पोषक भोजन तक उनकी पहुंच अभी भी एक चुनौती है। मतलब पेट भरना और सही पोषण मिलना, ये दो अलग अलग लड़ाइयां हैं। बिल्कुल। और इसी आर्थिक तस्वीर का तीसरा कोण था बेरोजगारी। मई 2025 में बेरोजगारी दर 5.6% बताई गई। जी। और इसमें भी एक परत है। कुल दर 5.6% है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये 6.9% थी। ओह। और ग्रामीण क्षेत्रों में 5.1%। ये दिखाता है कि शहरों में नौकरियों का दबाव ज्यादा है। तो जब हम इन तीनों सूचकांकों को, भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी को एक साथ देखते हैं, तो हमें विकास की एक जटिल तस्वीर मिलती है। प्रगति हो रही है, लेकिन चुनौतियां भी बनी हुई हैं। और एक उम्मीदवार से यही उम्मीद की जाती है कि वो इस जटिलता को समझे। बिल्कुल। तो ये तो हुई देश की आर्थिक नब्ज। अब बात करते हैं शासन और प्रशासन की। जी। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल था 130वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। इसमें ऐसा क्या खास था? देखिए, ये विधेयक शासन में जवाबदेही और शुचिता लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अच्छा। इसका सबसे मुख्य प्रावधान ये है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो ये तो उस ग्रे एरिया को खत्म करने की कोशिश है जिस पर सालों से बहस होती रही है। बिल्कुल, कि पद पर बने रहने की नैतिक सीमा क्या होनी चाहिए। हाँ। ये उसी कमी को पूरा करता है। पहले के कानूनों में ये स्पष्टता नहीं थी।
ये विधेयक संविधान के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, केंद्र के लिए अनुच्छेद 75, राज्यों के लिए 164 और दिल्ली के लिए 249 AA। जी, दिल्ली के लिए 249 AA में संशोधन का प्रस्ताव करके उस अस्पष्टता को दूर करता है। जहां एक तरफ दिल्ली में इतने बड़े कानूनी बदलाव हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर भी कुछ पहले हो रही होंगी। जैसे नव्या योजना पर एक सवाल था, ये क्या है? ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बड़े सुधारों के साथ साथ जमीनी स्तर पर काम करना भी जरूरी है। सही। नव्या योजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जैसे आदिवासी बहुल जिले में शुरू की गई। इसका मकसद 16 से 18 साल की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। वाह! ताकि वे सिर्फ शिक्षित ना हो बल्कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बन सकें। और एक और पहल का नाम बड़ा आकर्षक था, कैंपस कॉलिंग। हाँ, मुझे तो लगा ये कोई टेलीकॉम योजना होगी, पर ये तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल निकली। नाम वाकई में आकर्षक है और काम उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैंपस कॉलिंग अभियान के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं से लैंगिक समानता, उनके कानूनी अधिकार क्या हैं और डिजिटल सुरक्षा। जी, और आज के दौर में डिजिटल सुरक्षा कितनी जरूरी है, इन सब पर बात करती है। ये एक तरह से युवाओं को भविष्य के लिए सशक्त बनाने का अभियान है। बहुत खूब। और एक सवाल था तमिलनाडु के मदुरई में बने एक नए स्टेडियम पर, जो खास तौर पर जल्लीकट्टू के लिए बनाया गया है। हाँ, कलिंगनार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ये भी तो जमीन से जुड़े रहने का एक प्रतीक है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि आधुनिक विकास और पारंपरिक संस्कृति के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है और उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाना उस परंपरा को सम्मान देने जैसा है। तो हमने देखा कि देश में बड़े संवैधानिक और सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इन परीक्षाओं में ये भी परखा जाता है कि हम अपने आसपास की दुनिया के बुनियादी नियमों को कितना समझते हैं। सही बात है। इसी से जुड़ा भौतिकी का एक क्लासिक सवाल था, अगर बल को दोगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे तो त्वरण पर क्या असर होगा? ये सवाल सीधा न्यूटन के दूसरे नियम F=ma की समझ को परखता है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे आसपास की हर गतिशील चीज का आधार है। बिल्कुल। फॉर्मूले से साफ है कि त्वरण यानी A बल F के सीधे समानुपाती है। तो अगर आप किसी चीज पर दोगुना जोर लगाएंगे तो वो दोगुनी तेजी से गति पकड़ेगी। बहुत ही सरल और सुंदर नियम। जी। और ऐसे ही एक और व्यवहारिक सवाल था दंत चिकित्सकों के दर्पण के बारे में। वे दांतों को बड़ा देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। हाँ, पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, यही अवतल दर्पण तो गाड़ियों की हेडलाइट में भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। रोशनी को दूर तक फैलाने के लिए। एक ही दर्पण के दो बिल्कुल उल्टे काम, ये कैसे होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल, और यहीं पर कॉन्सेप्ट की असली समझ काम आती है। अच्छा। देखिए, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप वस्तु को दर्पण के सापेक्ष कहाँ रखते हैं। जब दंत चिकित्सक दर्पण को दांत के बहुत करीब रखते हैं, फोकस दूरी के अंदर, तो ये एक बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जब कार की हेडलाइट में बल्ब को ठीक फोकस पर रखा जाता है तो दर्पण उससे निकलने वाली रोशनी को एक समानांतर किरण पुंज में बदलकर दूर तक फेंक देता है। अरे वहाँ दर्पण वही है, लेकिन उसका उपयोग पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल, सिर्फ पोजीशन बदलने से ही पूरा खेल बदल जाता है। कमाल है। अच्छा, एक सीधा सा न्यूमेरिकल भी था। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? हाँ, इसका तो सीधा फॉर्मूला है, F = R2। मतलब आधी। जी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दर्पण की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होगी। ये सवाल बस ये परखने के लिए है कि उम्मीदवार को मूल परिभाषाएं याद हैं या नहीं। और भौतिकी का आखिरी सवाल ग्राफ से जुड़ा था। वेग समय ग्राफ की ढाल यानी स्लोप क्या दर्शाती है? वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को दर्शाती है, एक्सेलरेशन। अच्छा। यानी ढाल जितनी ज्यादा खड़ी होगी, वस्तु उतनी ही तेजी से अपनी गति बदल रही है। और इसमें एक और दिलचस्प बात छिपी है। वो क्या? उसी ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया अंडर द कर्व, हाँ, वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन को बताता है। तो एक ही ग्राफ हमें 2 महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। चलिए अब भौतिकी की दुनिया से उतरकर चीजों के रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर आते हैं। जी। एक सवाल था कि जल, वायु, पीतल और मृदा में से क्या रासायनिक अभिक्रिया से बनता है? इसका सही जवाब है जल। ये सवाल यौगिक और मिश्रण,
मतलब कंपाउंड और मिक्सचर के बीच के बुनियादी अंतर को समझने पर आधारित है। जल H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक निश्चित रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। सही। आप उन्हें किसी भी अनुपात में नहीं मिला सकते, जबकि वायु, पीतल और मृदा ये सब मिश्रण है। और रासायनिक अभिक्रियाओं से ही जुड़ा एक और सवाल था, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है तो क्या बनता है? ये विस्थापन अभिक्रिया का एक क्लासिक उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा। इसमें ज्यादा क्रियाशील धातु मैग्नीशियम एसिड में से कम क्रियाशील हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है। तो फिर बनता क्या है? तो उत्पाद के रूप में हमें मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 नाम का एक लवण मिलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। रसायन शास्त्र का एक और सवाल था जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। किसी समजातीय श्रेणी मतलब होमोलॉजिस सीरीज के दो लगातार सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, थोड़ा सा। पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। इसे एक परिवार की तरह समझिए। अच्छा। पिछले वाले से एक CH2 समूह से बड़ा होता है। ओह, तो हमेशा CH2 का ही फर्क होता है? जी। तो कार्बन का द्रव्यमान 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, कुल मिलाकर 14 AMU का अंतर हमेशा बना रहता है। ये परिवार वाला उदाहरण बहुत अच्छा था। शुक्रिया। और परमाणु संरचना पर भी एक सवाल था। आर्गन और पोटेशियम के बीच क्या संबंध है अगर उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो पर परमाणु क्रमांक अलग-अलग? ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं, आइसोबार्स। आइसो मतलब समान और बार मतलब भार, यानी जिनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान हो। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और पोटेशियम का 19, यानी वे अलग अलग तत्व हैं। लेकिन दोनों के एक एक समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 40 होती है, इसलिए वे एक दूसरे के समभारिक हैं। उस क्षेत्र का जहां जुनून और राष्ट्रीय गौरव देखने को मिलता है, खेल और पुरस्कार। बिल्कुल। एक सवाल ने सबका ध्यान खींचा। ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? ये एक ऐतिहासिक पल था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए। हाँ। पेरिस ओलंपिक 2024 में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के अविश्वसनीय थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। 92.97, ये तो नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी था। जी, और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उसी पोडियम पर हमारे नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। ये खेल की सच्ची भावना को दर्शाता है। बिल्कुल। और खेल में टीम वर्क की बात करें तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता, ये भी पूछा गया था। और ये खिताब भारत ने अपने नाम किया। ढाका में हुए फाइनल में भारतीय टीम ने चीनी ताइपे को हराकर लगातार दूसरी बार ये विश्व कप जीता। वाह, ये हमारी महिला खिलाड़ियों के दबदबे को दिखाता है। जी, निश्चित रूप से। खिलाड़ियों के अलावा उनके योगदान को सम्मानित करने पर भी सवाल थे। जैसे 2025 में क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? भारत के महान ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ उनके क्रिकेट के आंकड़ों का नहीं बल्कि खेल के प्रति उनकी लगन और समर्पण का सम्मान है। और एथलेटिक्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? ये रिकॉर्ड बनाया भारतीय धावक अनिमेश कुजूर ने। उन्होंने 20.32 सेकंड का समय निकालकर न सिर्फ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया बल्कि कांस्य पदक भी जीता। बहुत बढ़िया। ये दिखाता है कि भारत अब ट्रैक एंड फील्ड में भी अपनी पहचान बना रहा है। तो खेल, विज्ञान, समाज, अर्थव्यवस्था, ये परीक्षा तो वाकई हर क्षेत्र की जानकारी मांगती है। जी। अब कुछ विविध ज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। जीव विज्ञान से एक सवाल था। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के सबसे लंबे हिस्से को क्या कहते हैं? उसे एक्सॉन कहते हैं, AXON। अगर न्यूरॉन एक पेड़ है तो एक्सॉन उसका लंबा तना है जो संदेशों को कोशिका के मुख्य शरीर से दूर दूसरी कोशिकाओं तक ले जाता है। मतलब हमारे शरीर के कम्युनिकेशन नेटवर्क का सुपर हाईवे। बिल्कुल सही कहा। और जीव विज्ञान में जीवन की शुरुआत से जुड़ा एक सवाल था। निषेचन के बाद निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन। अच्छा। यह गर्भधारण की शुरुआत का एक निर्णायक चरण है जहां भ्रूण गर्भाशय की दीवार में अपनी जगह बनाता है और उसे पोषण मिलना शुरू होता है। पर्यावरण संरक्षण पर भी एक सवाल था जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है।
2025 में भारत के किन शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली? ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। रामसर कन्वेंशन के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर और राजस्थान के उदयपुर को ये सम्मान मिला। इंदौर और उदयपुर। जी, ये मान्यता उन शहरों को दी जाती है जो अपनी झीलों, तालाबों जैसी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए असाधारण प्रयास करते हैं। और आखिर में देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर हुई नियुक्ति के बारे में सवाल था। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? नवंबर 2025 में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अच्छा, उन्होंने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया। जी, इस तरह के सवाल ये सुनिश्चित करते हैं कि उम्मीदवार देश की संवैधानिक व्यवस्था के शीर्ष पदों से परिचित हों। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि ये परीक्षा सिर्फ रटने वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें राष्ट्रीय घटनाओं से लेकर खेल, विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों और वैश्विक सूचकांकों तक हर क्षेत्र से सवाल थे। इन सब का क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण रखना कितना जरूरी है। सिर्फ ताजा घटनाओं को जानना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके पीछे के स्थायी सिद्धांतों जैसे कि विज्ञान के नियम या संवैधानिक प्रावधानों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही। परीक्षक एक ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो अपने आसपास की दुनिया को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्णता में देखता हो। बिल्कुल सही। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गरीबी का आंकड़ा हंगर इंडेक्स को प्रभावित करता है और दोनों को समझने के लिए सरकारी योजनाएं जानना जरूरी हैं। एकदम। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। जिस तरह हमने देखा कि विज्ञान, समाज और खेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ज्ञान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन भविष्य की किसी बड़ी घटना को समझने की कुंजी शायद उसी में छिपी हो। शायद कला या दर्शन या फिर इतिहास की कोई भूली बिसरी घटना। सोचते रहिएगा।